नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज इंशाल्लाह हम वैसे तो चैप्टर नंबर 6 मैंने कहा था स्टार्ट करेंगे, और जो कि डबल एंट्री एंड लेजर अकाउंटिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, क्योंकि डबल एंट्री का जो कॉन्सेप्ट है ये थ्रू आउट आपकी जो फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप पढ़ेंगे वहां पे आपको काम आएगा। और कल हम लोगों ने चैप्टर 2 को डिस्कस किया था, ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। कुछ मैंने टाइटल ऑफ अकाउंट्स हर नेचर के आपसे डिस्कस किए थे। लाइक हमने कल की क्लास में एसेट, उसमें करंट एसेट में कौन कौन सी एग्जांपल्स हो सकती है, टाइटल ऑफ अकाउंट्स उनको डिस्कस किया। टेंजिबल नॉन करंट एसेट क्या होते हैं बता दिया था, इनटेंजिबल नॉन करंट क्या होते हैं बता दिया था। उनकी कुछ एग्जांपल्स मैंने आप लोगों से शेयर की थी। उसके बाद लायबिलिटीज, उसके अंदर करंट लायबिलिटीज क्या होती है, नॉन करंट क्या होती है, और उसकी कुछ एग्जांपल भी मैंने आप लोगों से शेयर की थी। इसी तरह फिर आगे जाए तो कैपिटल, और कैपिटल में आपके पास ऑनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, शेयर होल्डर्स इक्विटी, फिर रेवेन्यू की कुछ एग्जांपल्स, और हमने उसके बाद फाइनली एक्सपेंस की कुछ एग्जांपल्स आपसे डिस्कस की थी। जनरल चीजें थी, सेल ऑफ गुड्स, कमीशन इनकम, डिविडेंड इनकम, सर्विस इनकम, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को वन बाय वन काफी डिटेल से डिस्कस कर ली थी। तो ये तो हमारा कल का लेक्चर था, ठीक है। आज प्लान तो हमारा डबल एंट्री के ऊपर इंशाल्लाह डिस्कशन करने का है, लेकिन कल एक असाइनमेंट आपको दिया हुआ था, उसमें कुछ अगर आप लोगों की क्यूरीज हैं तो अच्छा है कि पहले हम चैप्टर 2 कंप्लीट करके फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये चीज एक मिनट स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने ये देखें, ये इस वक्त आप लोगों को देखें, एक तो चैप्टर 1 नजर आ रहा है जो मैंने आपको हैंड आउट दिया था, और इसमें हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया था। बाकी आप लोगों को अपने एंड पे इसको पढ़ना है। चैप्टर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। चैप्टर 1 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना चैप्टर 2 है, क्योंकि चैप्टर 2 आपके सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग स्पेशली ये सारी बातें मैंने डिटेल से, इनफैक्ट इक्वेशन भी, और ये सारी चीजों की मैंने आपको डेफिनेशंस यहाँ पे दे दी। उसके बाद अगले पेज पे ये एग्जांपल्स मैंने कोट की है, और यही चीज मैं कल डिस्कस कर रहा था। ऑल दो हैंडआउट में मौजूद थी, लेकिन सिर्फ हैंडआउट से आप लोगों को खासतौर पे नॉन कॉमर्स को समझ नहीं आती, तो उसको एक्सप्लेन करना भी जरूरी था। इसी हैंडआउट के पेज नंबर 3 पे आप देख रहे हैं, ये एक असाइनमेंट मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों ने इस असाइनमेंट को अटेम्प्ट करना है, और इस असाइनमेंट में 1 से लेके वी हैव अराउंड 15 क्वेश्चंस, राइट। और ये मेरे ख्याल है इस हैंडआउट का लास्ट पेज था। अच्छा, अब मैं इसको जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें देखिए, आपके सामने ये असाइनमेंट नजर आ रहा है आपको। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये इक्वेशन वो इक्वेशन है जो बड़ी से बड़ी कंपनी भी इसको डिनाई नहीं कर सकती। चाहे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हो, जो दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, या दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी जो बिजनेस कर रही है, वो भी इस इक्वेशन को डिनाई नहीं कर सकती, इसी को फॉलो करती है। उसके भी एसेट्स किसके बराबर होंगे, इक्विटी प्लस, यानी आपके बिजनेस की रिसोर्सेज में दो चीजें, एक आपका इनसाइडर जो कि एसेट है, और एक आउटसाइडर इक्विटी जो कि लायबिलिटी है। आपका अपना पैसा, आपकी अपनी रिसोर्सेज, आपकी अपनी जो इक्विटी है वो एसेट आर इक्वल टू कैपिटल, यानी वो कैपिटल है, और जो बाहर के लोगों का पैसा आपके बिजनेस में लगा हुआ है वो इनसाइडर इक्विटी नहीं है, वो एंड दिस इज योर लायबिलिटी। और मैंने बड़ा डिटेल से इसको डिस्कस किया था।
सैटरडे वाली क्लास में, ठीक है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन मार्क है, इस टाइप की चीजें पेपर में, क्योंकि पेपर में बहुत सिंपल एमसीक्यूज भी आते हैं। ये आपका कोई एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर नहीं है, ये आपका फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है। तो फंडामेंटल्स में वो आपसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स एग्जामिन कर रहा होता है। तो यहाँ पे एसेट्स अगर 2.5 लाख रुपए के हो, कैपिटल 190 हो, वेरी स्ट्रेट आपकी लायबिलिटी 60,000 है, ठीक है। एसेट्स अगर 2 लाख रुपए हो, कैपिटल क्वेश्चन मार्क हो, लायबिलिटी 60 हो, तो इट वुड बी 140, अच्छा 160, सॉरी इट वुड बी 160। एसेट्स क्वेश्चन मार्क है 140 हो जाएगा, क्योंकि 1 लाख रुपए का कैपिटल 40,000 की। फोर्थ वन में एसेट्स 180 है, लाइबिलिटी क्वेश्चन मार्क है 140, कैपिटल है तो इट वुड बी 40। क्वेश्चन 5 में 90 + 20 = 110, और यहाँ पे 170 - 50 = 120। अच्छा, यहाँ पे लाइबिलिटी कैपिटल दोनों पता है, तो 90 + 280 370, ओके। एसेट 540 - 120 करूंगा, 420 वुड बी और कैपिटल। 9 में लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है, 860 एसेट से माइनस करूंगा 790, 70,000। अच्छा, एसेट्स और कैपिटल पता है, लाइबिलिटी नहीं पता, तो एसेट में से कैपिटल को माइनस करें 130, ठीक है। तो शुरू के 10 तो बड़े आसान थे और बड़ी आसानी से आपने सॉल्व भी कर दिए होंगे। रिमेनिंग जो 15 आपके, सॉरी 5 है, 11 to 15, इसमें देखिए अब आपको हेड्स के थ्रू जाना है। कैश की नेचर क्या है? 1000। इन्वेंट्रीज की नेचर कल पूरा डिटेल से समझा दिया। डेटर किसको बोलते हैं? अकाउंट रिसीवेबल एसेट। उसके बाद ये कह रहे हैं कि नॉन करंट एसेट भी है, लेकिन वो क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए अब आपको थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट अगर आप यहाँ पे यूज करेंगे तो बड़ी आसानी से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं कि भाई टोटल एसेट्स जो है ना वो 15,000 रुपए के होने चाहिए, क्योंकि अकाउंटिंग की जो दो साइड्स है, एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो अब आपकी जो एसेट्स है वो 15,000 होने चाहिए, ऐसा ही है। और क्योंकि आपका जो एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ये इक्वेशन है ना, आपके पास टोटल एसेट 15,000 होने चाहिए, क्योंकि आपको कैपिटल और लायबिलिटीज का टोटल इन्होंने बता दिया। तो अब यहां पे हमारे पास एसेट जो गिवन है, कैश 1000, इन्वेंट्री 4000, कितना हो गया? 5000। डेटर 5000, कितना हो गया? जबकि टोटल एसेट कितने होने चाहिए? तो 15,000 - 10,000 इक्वल टू, यानी आपके जो नॉन करंट एसेट होंगे वो कितने हो जाएंगे? 5000। ये आपके पास नॉन करंट एसेट इक्वल टू 5000। अब आप देखिए 5000 + 5 10 + 4 14 + 1 15 इक्वल टू 15,000। उसके बाद आपसे यही पूछा था कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नॉन करंट एसेट, जो कि आपने कैलकुलेट कर दिया 5000। अच्छा, अब हमारे पास मतलब इसमें से आप ऐसे भी कर सकते थे, मैं यहाँ पे अगर कैलकुलेशन दिखा दूं, 15,000 के आपके पास एसेट होने चाहिए थे, माइनस 1,000 का कैश है, माइनस 4,000 की इन्वेंट्री है, माइनस 5,000 के डेटर्स हैं, यानी 10,000 के एसेट तो आपको पता है टोटल 15 में से। तो इसका मतलब है जो अननोन है वो कितने थाउजेंड के हैं? 5,000, जो कि मैंने ऊपर लिख दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 में कैपिटल पूछा है। अब आपको पहले सारे एसेट एक जगह प्लस करने होंगे, यानी कैश एसेट है 5,000, इन्वेंट्री भी एसेट है 3,000, कितना हो गया? 8, डेटर 3,000 11, लैंड 4,000। इसका मतलब इक्वेशन बन रही है 15,000 जो कि आपके एसेट हैं इक्वल टू 6,000 या कैपिटल प्लस 6,000, ऐसा ही है। अच्छा, अब आपको चूंकि कैपिटल अननोन है तो हमने कहा कि भाई 15,000 में से अगर मैं 6,000 की लायबिलिटीज को माइनस कर दूंगा तो कैपिटल वुड बी
9,000. Is that clear? Okay. अच्छा, उसके बाद if cash is equal to 3,000, inventories is equal to 5,000, debtor equal to 2,000, premises, ये premises जो है ये बिल्डिंग को कहा जाता है ऑफिस प्रेमिसेस, जैसे ये आईसीएमई की प्रेमिसेस पे आप लोग इस वक्त मौजूद हैं, ये एसेट है आपका। तो नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। 3,000 कैश प्लस 5,000 इन्वेंट्री कितना हो गया 8, प्लस 2,000 डेटर 10, प्लस 3,000 प्रीमिसेस, यानी आपके जो 13,000 रुपए के एसेट्स हैं उसके बैक पे हमारे पास जो कैपिटल है वो 8,000 है, और वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। तो कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज? ओके, 13,000 में से अगर 8,000 का कैपिटल माइनस कर दिया जाए तो योर लायबिलिटीज वुड बी 5,000। उसके बाद कहते हैं कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 14, कैश एसेट है, इन्वेंट्री एसेट है, डेटर भी एसेट है और फर्नीचर भी एसेट है। लोन क्या होता है? लायबिलिटी। तो आप देखिए 8,000 प्लस 6,000 कैश इन्वेंट्री कितना हो गया 14, प्लस 1,000 डेटर प्लस 6,000 फर्नीचर। अब इसका मतलब ये इक्वेशन बन रही है 21,000 इक्वल टू एक्स, यानी कैपिटल जो कि वी नीड टू कैलकुलेट प्लस 5,000। एम आई राइट? तो 21,000 रुपए के एसेट में अगर 5,000 की लायबिलिटी है तो आपका कैपिटल 16,000 हो गया। एम आई राइट? 8 प्लस 6 14 प्लस 1 15 प्लस 6, यस, 21,000 के एसेट माइनस 5,000 की लायबिलिटी, योर कैपिटल वुड बी 16,000। लास्ट क्वेश्चन था कैश क्वेश्चन मार्क है, इन्वेंट्री 7,000, डेटर 3,000, 10, नॉन करंट एसेट 5,000, 15,000 के एसेट नोन है और एक एसेट अननोन है। अच्छा, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू 18,000। इसका मतलब है कैश प्लस जो नॉन एसेट है वो आपके पास 15,000 है, कैश प्लस 15,000 इक्वल टू 18,000। एम आई राइट? तो मैं कैश बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूं। हाँ, 18,000 ये प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस कर देंगे, तो द वैल्यू ऑफ कैश वुड बी 3,000। तो अब यहां देखिए जो हमारे क्वेश्चन मार्क्स थे, जो अननोन वैल्यूज थी वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की, और जैसे हमने यहाँ पे नॉन करंट एसेट की वैल्यू फाइंड आउट की 5,000। अगले सवाल में हमने कैपिटल कैलकुलेट किया 9,000, और उसके बाद नेक्स्ट हमने कैलकुलेट किया लायबिलिटी, अगेन वो 5,000 था, ये 9,000 ये हमने कैलकुलेट किया, और 5,000 हमने कैलकुलेट किया। इसके अलावा 16,000 कैपिटल कैलकुलेट किया और 3,000 कैश। तो इसमें कोई भी आपकी वैल्यू क्वेश्चन मार्क हो सकती है, और उस वैल्यू को आपने कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कौन से टाइटल की नेचर क्या है। हर टाइटल विद नेचर आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपको टाइटल और नेचर की पहचान है तो आप नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि देखो टाइटल मैंने कल भी कहा था बहुत वेरी करेंगे। ये तो हमने लिमिटेड टाइटल डिस्कस किए, लेकिन ऑलमोस्ट इस लेवल पे तो शायद आपके लिए ये काफी इनफ है। कुछ इसमें ऐड होंगे अभी, लेकिन टाइटल और फिर उस टाइटल की क्या नेचर। अब जैसे ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर एक टाइटल, इसकी नेचर क्या है? एसेट। फर्नीचर एक टाइटल है, उसकी नेचर रेंट पेएबल एक टाइटल है, उसकी नेचर सेल्स एक टाइटल है, उसकी नेचर रेवेन्यू। सैलरीज एक्सपेंस एक टाइटल है, उसकी नेचर। तो टाइटल बहुत सारे होंगे, नेचर 5 है। तो आपको टाइटल और नेचर को
मैच करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो हमने डिस्कस किया अब तक तकरीबन 15 मिनट्स में, ये हमने चैप्टर 2 का एक असाइनमेंट हमारा रहता था वो हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, और बाकी मैंने आपसे ये कहा था कि चैप्टर 3 हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी वो चीजें अभी आपका शायद वो लेवल नहीं है कि मैं कुछ बातें रिगार्डिंग चैप्टर 3 आपसे डिस्कस करूं। चैप्टर 4 में बहुत टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हैं, वो जब थोड़ी अकाउंटिंग आप पढ़ लेंगे फिर आगे जाके पढ़ाऊंगा। मैंने उस दिन भी कहा था और मैं अक्सर कहता हूँ, सीक्वेंस में सिलेबस को पढ़ाना ना तो जरूरी है और ना ये पॉसिबल है। पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि जो कॉमर्स वाले हैं, मैंने कल भी कहा था, वो खुद इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि सबसे पहले जर्नल पढ़ाया जाता है, डबल एंट्री। स्पेशल जर्नल बाद में पढ़ते हैं। अब वो चैप्टर 5 स्पेशल जर्नल है, कैश बुक, पेटी कैश बुक। अब बच्चों को डेबिट क्रेडिट के रूल्स ही नहीं पता तो वो कैश बुक, पेटी कैश बुक कैसे समझेंगे, या स्पेशल जर्नल। तो इसीलिए चैप्टर को आई नो के हाउ टू कंटिन्यू या कब कौन सा चैप्टर पढ़ाना है इसकी टेंशन आपने नहीं लेनी। तो मैं आज के मेन चैप्टर की तरफ जा रहा हूं और दैट इज डबल एंट्री एंड लेजर अकाउंटिंग, आपके सिलेबस का चैप्टर नंबर 6 सॉरी। अच्छा, ये जो डबल एंट्री एंड लेजर अकाउंटिंग है, दिस इज योर चैप्टर नंबर 6। इसमें देखिए एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये डबल एंट्री और लेजर ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो अभी शुरू में हम सिर्फ किसको डिस्कस करेंगे, डबल एंट्री। और मे भी पॉसिबल है आज डबल एंट्री के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपसे डिस्कस करूंगा और इंशाल्लाह कल इसको फर्दर एक्सटेंड करूंगा। कल के बाद होमवर्क भी दूंगा इस टॉपिक पे। हैंडआउट में मैंने 5 सवाल रखे हुए, तो कमोबेश पहला सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है जो काफी डिटेल है, वो मैं करवाता हूँ। बाकी क्वेश्चंस 2, 3, 4, 5 मैंने प्रैक्टिस होमवर्क के लिए दिए होते हैं। तो आज शुरू में तो कॉन्सेप्ट में भी अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, तो क्वेश्चन 1 शायद थोड़ा बहुत स्टार्ट हो जाए। कल इंशाल्लाह क्वेश्चन 1 कंप्लीट होगा और बाकी फिर आपके होमवर्क होंगे। तो आज और कल की क्लास में हम सिर्फ किसको डिस्कस करेंगे, डबल एंट्री। फिर इंशाल्लाह थर्सडे को जब हमारी क्लास होगी तो हम उसमें डिस्कस करेंगे फिर लेजर अकाउंटिंग। ठीक है, डबल एंट्री मैंने कल थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया आपको दिया था और मैं यहाँ पे वो फाइल भी आपके सामने रखता हूँ जो मैंने आपको कल व्हाट्सएप की थी, ये कॉन्सेप्ट ऑफ डबल एंट्री। ठीक है, अच्छा ये जो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया है रिगार्डिंग डबल एंट्री, इसमें बहुत सारी बातें जो हम डिस्कस करेंगे और डेबिट क्रेडिट के रूल्स भी हैं। असल में ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ डबल एंट्री का चैप्टर है ना, इसमें डबल एंट्री मैंने कल आपसे कहा था डेबिट और क्रेडिट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कल मैंने आपको ये बात बताई थी, अगर आपको याद हो, ये जो वर्ड है डबल एंट्री ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डेबिट और क्रेडिट। कल मैंने बात आपसे बताई थी कि अकाउंटिंग बेस्ड ऑन डबल एंट्री, अकाउंटिंग इज नॉट बेस्ड ऑन सिंगल एंट्री। अकाउंटिंग की बुनियाद जब रखी गई अकाउंटिंग बनाने वालों ने तो इसका कॉन्सेप्ट दिया डबल एंट्री पे। ये जो कॉमर्स वाले बहुत ज्यादा कहते हैं इसको डेबिट कर दो, इसको क्रेडिट कर दो, ये नॉन कॉमर्स भी कहीं ना कहीं सुन के आते हैं कोचिंग सेंटर में या कोई इनके दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं जो कॉमर्स वाले होते हैं। तो डेबिट क्रेडिट कल भी मैंने कहा था, आज भी कहूंगा, इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि आना जाना, या डेबिट क्रेडिट का मतलब बढ़ना कम होना नहीं होता, या डेबिट क्रेडिट का मतलब प्लस माइनस नहीं होता, या डेबिट क्रेडिट का मतलब जो आ रहा है डेबिट कर दो, जो जा रहा है क्रेडिट कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। डेबिट क्रेडिट बेसिकली ये डबल एंट्री है
एक इम्पैक्ट डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है, दूसरा इम्पैक्ट क्रेडिट साइड पे। बल्कि मुझे याद आ रहा है, इनफैक्ट मैंने कल आप लोगों को कहा था कि आप लोग सर्च करके आइएगा। सर्च किया है? क्या आंसर मिला? लेफ्ट राइट या कुछ और भी मिला है? लेफ्ट राइट, सिर्फ यही आंसर मिलेगा। डबल एंट्री अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट दो कॉलम्स होते हैं। एक होता है आपके लेफ्ट साइड पे जिसको डेबिट कॉलम कहा जाता है, एक होता है आपके राइट साइड पे जिसको क्रेडिट। फॉर एग्जांपल मैं अभी इसका एक फॉर्मेट भी आपके सामने रखता हूं, इसके रूल्स है वो भी आपके सामने रखता हूं, और ये पैरेलल जो स्लाइड मैंने आपके सामने रखी हुई है इसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इसमें देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूं जो रूल्स है डेबिट क्रेडिट के, ठीक है। डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स, देखिए बड़ा सिराते मुस्तकीम मामला है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाउ मेनी नेचर ऑफ अकाउंट्स आर देयर? 5। ये तो अब मैं समझता हूं कि नॉन कॉमर्स वाले भी इस तरफ थोड़ा सा उनका माइंडसेट बनना शुरू हो चुका होगा कि 5 अकाउंटिंग के पिलर हैं। अकाउंटिंग की जान, अकाउंटिंग की पहचान जो है 5। नंबर 1 एसेट, नंबर 2 लाइबिलिटीज, नंबर 3 कैपिटल, नंबर 4 रेवेन्यू, नंबर 5 एक्सपेंस। अब ये हमारे पास देखें, यहां पे मैंने लिखा नेचर, उन 5 नेचर के नाम लिखूंगा। नंबर 1 इज एसेट, नंबर 2 इज लाइबिलिटी, नंबर 3 इज कैपिटल, नंबर 4 इज रेवेन्यू, नंबर 5 इज एक्सपेंस। ये आपके 5 नेचर हैं, एसेट, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस। इन 5 नेचर पे रूल्स बनाए गए कि कौन सा नेचर बढ़ता है तो डेबिट होता है और कम होता है तो क्रेडिट होता है, या बढ़ता है तो क्रेडिट होता है और कम होता है तो डेबिट। मतलब 5 का रूल सेम नहीं है। देखिए यहां पे एसेट अगर इंक्रीज हो तो वो डेबिट होगा, और एसेट अगर डिक्रीज हो तो, अच्छा अब यहां कुछ लोग बोलेंगे कि सर अभी तो आप कह रहे थे कि जो है वो इंक्रीज का मतलब डेबिट नहीं होता और डिक्रीज का मतलब क्रेडिट नहीं होता, आपने तो यू टर्न ले लिया। तो भाई ये रूल सिर्फ किसके लिए भी मैंने बताया? एसेट के लिए। लाइबिलिटी का रूल ये नहीं है, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड नहीं होगी, हाँ क्रेडिट साइड पे। असल में ये डेबिट क्रेडिट थोड़ा सा आपको भी सब्र करना होगा, फिर मैं इसको अभी इंशाल्लाह जब कॉन्सेप्ट दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। बात बच्चे समझते सर ये कैसे हो रहा है, जो बढ़ रहा है वो क्रेडिट? तो भाई पहले ये चीज जहन से निकाल दो कि डेबिट का मतलब बढ़ना नहीं होता और क्रेडिट का मतलब, डेबिट क्रेडिट का ऐसा सच कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको कल ये भी कहा था, आप दुनिया भर के जितने भी सर्च इंजन है ना, गूगल जो भी है, सब जगह जाके सर्च कर लेना, डेबिट एंड क्रेडिट मीनिंग इन अकाउंटिंग, 2 बातें मिलेंगी, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। क्योंकि अकाउंटिंग में मैं भी जो लेफ्ट राइट कह रहा हूं इसको भी एक्सप्लेन करता हूं। 2 कॉलम है, एक आपके लेफ्ट साइड पे होगा, दूसरा आपके राइट साइड पे होगा। अकाउंटिंग बेस्ड ऑन डबल एंट्री, इसका कॉन्सेप्ट अभी आपको देता हूं। तो लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, इन तीनों का रूल बिल्कुल सेम है, यानी वेन एवर दे इंक्रीज ऑलवेज बीन क्रेडिटेड एंड वेन एवर दे डिक्रीज ऑलवेज बीन डेबिटेड। कौन कौन सी नेचर? लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू। जबकि एसेट और एक्सपेंस का रूल सेम है, यानी whenever they increase always been debited, asset or expense, whenever they decrease always been credited। ये रूल आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स। तो ये कितने रूल्स हो गए आपके टोटल? 5। इन 5 रूल्स को आपने बहुत अच्छे तरीके से, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। बाय नेचर आपके जो 5 अकाउंटिंग के एलिमेंट्स है, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस,
उन्हीं नेचर पे आपके ये रूल्स बनाए गए हैं। अब ये देखिए, एक फॉर्मेट में समझाने के लिए आपके सामने स्केच कर रहा हूं, इसको जरा आपने गौर से देखना है, ठीक है। अच्छा, ये एक छोटा सा फॉर्मेट मैंने आपके सामने स्केच किया है, ये डेबिट एंड क्रेडिट का फॉर्मेट कहलाता है। अब इसके बहुत सारे ऑल्टरनेट नाम है, मतलब इसको डबल एंट्री फॉर्मेट भी कह सकते हैं। जी 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 मैं कर रहा हूँ, इसको डबल एंट्री फॉर्मेट भी कहते हैं, इसको डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट भी कह सकते हैं, जर्नल एंट्रीज भी कहते हैं, जर्नल भी कहते हैं, वो सब बता दूंगा। ये देखिए, अभी जो लिख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है फिलहाल थोड़ी देर के लिए स्टॉप राइटिंग करें, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। ओके, अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो ये 5 डिफरेंट कॉलम है, ये 5 कॉलम क्यों है? अभी तो आप शायद सोच रहे होंगे सर आप तो कह रहे थे अभी 2 है, आपने 5 कर दिए। देखिए पहला कॉलम जो है ना, ये डेट के लिए यूज किया जाता है कि कौन सी डेट की ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, डेट, ये कॉलम डेट का है। दूसरा कॉलम होता है पर्टिकुलर्स। अच्छा, पर्टिकुलर्स में आप टाइटल ऑफ अकाउंट लिखते हैं, क्या लिखते हैं? टाइटल ऑफ अकाउंट। तीसरा कॉलम होता है आपके पास PR होता है, ये पोस्टिंग रेफरेंस, P/R, इसको कहते हैं पोस्टिंग रेफरेंस। ये कॉलम बहुत रेयर यूज होगा, फिलहाल हम इसको यूज नहीं कर रहे होते, ये कोई खास रेफरेंस पोस्ट करना हो ना तब यूज करते हैं। अब ये कितने कॉलम रह गए आखिर में? 2। इसमें से पहला वाला लेफ्ट साइड पे पड़ेगा आपके, राइट साइड पे? पहला वाला आप लोगों लेफ्ट के, मेरे भी लेफ्ट पे पड़ रहा है, ये लेफ्ट वाला कॉलम क्या कहलाएगा? डेबिट। और जो राइट वाला कॉलम है वो क्रेडिट। अकाउंटिंग में हम जब किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो वी नीड टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन एटलीस्ट विद 2 इम्पैक्ट। और ये मैं रुपीज लिख रहा हूं, फॉर एग्जांपल अगर हम करेंसी साइन रुपीज में बात करें तो रुपीज में हमारे पास जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी वो किस तरीके से होगी? यहाँ पे करेंसी वैल्यू आती है, ये जो मैंने रुपीज लिखा है यहाँ पे करेंसी वैल्यू आती है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, सपोज करें सितंबर की पहली तारीख 2021, ये जो मंथ चल रहा है इसकी पहली तारीख को सपोज कर लेते हैं आपने एक फर्नीचर खरीदा कैश पे, इसको कहते हैं परचेज फर्नीचर ऑन कैश, परचेज फर्नीचर ऑन कैश। अब ये बताओ फर्नीचर की नेचर क्या है और कैश की नेचर भी क्या है? याद रखिए, अकाउंटिंग कहती है और सही कहती है हर ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 इम्पैक्ट होते हैं। आपको ये पानी की बोतल खरीदनी है ना, आप ऊपर कैंटीन जाओगे, आप कैंटीन वालों को 40 रुपए दोगे, वो आपको एक पानी की बोतल देगा। आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 इम्पैक्ट हैं। कैसे? नंबर 1, आपके पास एक पानी की बोतल आ गई, नंबर 2 आपके पास से कैश, ये आपके 2 इम्पैक्ट। कैंटीन वाले के पास कैश आ गया, कैंटीन वाले की एक प्रोडक्ट कम हो गई, तो यही तो डबल एंट्री है। अकाउंटिंग में हर ट्रांजैक्शन के 2 इम्पैक्ट्स हैं। अकाउंटिंग बेस्ड ऑन डबल एंट्री, अकाउंटिंग इज नॉट बेस्ड ऑन सिंगल एंट्री। जो लोग सिंगल एंट्री पे अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, अकाउंटिंग उनको कहती है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। आपके सिलेबस में एक चैप्टर है जिसका नाम है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। हमारा जो आखिरी पार्ट है सेक्शन C,
उसमें एक चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, उस चैप्टर का नाम ही ये है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। बेसिकली वो सिंगल एंट्री है और अकाउंटिंग सिंगल एंट्री पे बेस नहीं करती। फिर आपको वहां सिखाया जाएगा कि अगर कोई सिंगल एंट्री वाला है तो उसके अकाउंट्स आप कैसे बनाए थे। अकाउंटिंग इज नॉट बेस्ड ऑन सिंगल एंट्री, अकाउंटिंग बेस्ड ऑन इफ देयर इज अ डेबिट देयर मस्ट बी अ क्रेडिट। ये नहीं हो सकता किसी ट्रांजेक्शन में खाली डेबिट हो जाए, अकाउंटिंग ही खत्म हो जाएगी, वहीं जाएगी अकाउंटिंग आपकी। सिर्फ डेबिट भी नहीं हो सकता, सिर्फ क्रेडिट भी नहीं हो सकता। इफ देयर इज अ डेबिट देयर मस्ट बी अ क्रेडिट विद द सेम अमाउंट। अब मैं आपको मिसाल दे रहा था, इधर देखें, मैंने फर्नीचर खरीदा कैश पे, तो फर्नीचर की नेचर एसेट और कैश की नेचर भी। अब ये दो टाइटल है, दोनों टाइटल इत्तेफाक से कौन सी नेचर के आ गए, ये जरूरी नहीं था। अच्छा, अब एक एसेट बढ़ रहा है और एक एसेट कम हो रहा है। एसेट का रूल है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट और एसेट कम होता है तो कौन सा एसेट बढ़ रहा है, फर्नीचर। कौन सा एसेट कम हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, इसको रिकॉर्ड ऐसे करते हैं, आपने यहाँ पे एक टाइटल लिखा फर्नीचर और इसकी अमाउंट सपोज 50,000 का आपने परचेज किया है, तो आपने 50,000 डेबिट किया कैश। अच्छा, ये थोड़ा सा फॉर्मेट के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, मैंने जो फॉर्मेट स्केच किया है ये एक जर्नल फॉर्मेट है रिगार्डिंग डबल एंट्री। 5 कॉलम होते हैं, डेट का कॉलम। आप इस फॉर्मेट को देखें, इसमें आपको कॉमन 3 कॉलम तकरीबन एक ही साइज के नजर आ रहे हैं। डेट का कॉलम, डेबिट क्रेडिट का कॉलम, बीच में जो स्पेस है वो ज्यादा इसलिए रखा जाता है, वहां टाइटल, बहुत बड़े बड़े टाइटल भी आ जाते हैं। रेफरेंस का कॉलम बिल्कुल पतला सा है, नॉर्मली अभी इसको यूज हम नहीं कर रहे होते। तो अब आप देखिए, ये मैंने थोड़ा सा गैप दिया है यहाँ पे, आप देख रहे होंगे। फर्नीचर का टाइटल मैंने बिल्कुल लाइन के साथ लिखा है और कैश का टाइटल गैप देके, ताकि हम डिफरेंशिएट कर सके बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट। अब आप देखिए, यहाँ पे मैं अगर एक चीज एडिशनल लिख रहा हूँ, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। फर्नीचर की नेचर है एसेट, ये लिखना नहीं होता, ये आपको समझाने के लिए मैं शुरू में लिखता हूँ। और कैश की नेचर भी क्या है, एसेट। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस ट्रांजेक्शन में जो पेयर बना वो एसेट टू एसेट बना। कोई ट्रांजेक्शन दुनिया की बिजनेसमैन की डबल एंट्री वाले कॉन्सेप्ट पे ऐसी नहीं हो सकती कि वो खाली किसको डेबिट कर दे, फर्नीचर को, या खाली किसको क्रेडिट कर दे। वो तो अकाउंटिंग, वो तो सिंगल एंट्री हो जाएगा और वो अकाउंटिंग इनकम्प्लीट हो जाएगी। अकाउंटिंग की बुनियाद किस पे रखी गई है, इफ देयर इज अ डेबिट देयर मस्ट बी अ क्रेडिट विद द सेम अमाउंट। आपने डेबिट किया, क्रेडिट नहीं किया, क्रेडिट किया, डेबिट नहीं किया, अकाउंटिंग आपकी गलत होना शुरू हो गई। एंड डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट ऑलवेज बी इक्वल। आई मीन टू से, if there is a debit of rupees 50,000 there must be a credit of rupees 50,000। अगर 50,000 रुपए का डेबिट है तो 50,000 रुपए से क्रेडिट भी होना चाहिए। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब क्या एक बात, यहाँ पे कुछ लोग शायद अभी तो उनके जहन में एक बात आ रही होगी कि सर तो बड़ी तकरीर कर रहे थे कि जो बढ़ता है वो डेबिट नहीं होता, जो कम होता है वो क्रेडिट नहीं होता। यहाँ तो ऐसा ही हो रहा है, फर्नीचर बढ़ रहा है डेबिट, कैश कम हो रहा है क्रेडिट। और सर कहते हैं जो आता है वो डेबिट नहीं होता, जो जाता है वो क्रेडिट नहीं होता। यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है, फर्नीचर आ रहा है डेबिट, कैश जा रहा है क्रेडिट। एक प्लस एक माइनस। तो मेरे भाई, ये सिर्फ इसलिए यहाँ पे आपकी लॉजिक प्रूफ हो रही है कि यहाँ पे दोनों इंपैक्ट जो हमने रिकॉर्ड किए हैं वो दोनों के दोनों इंपैक्ट फिलहाल किस चीज के हैं, एसेट टू एसेट। तो क्या हर ट्रांजेक्शन में एसेट टू एसेट का पेयर होना जरूरी है? नहीं। अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट देता हूं। सितंबर की 3 तारीख को आप दोबारा गए फर्नीचर खरीदने, सितंबर की 3 तारीख को आप दोबारा गए फर्नीचर खरीदने। अब फर्नीचर वाले से आपकी दोस्ती हो गई थी और उसने आपसे कहा कि यार आपको एक और फर्नीचर अगर चाहिए 50,000 रुपए का, अब मैं आपको उधार भी दे दूंगा। आपने बोला यार आप तो बहुत अच्छे आदमी हो, आप तो उधार दे रहे हो। अब आप उसके पास फर्नीचर लेने गए, क्या पैसा लेके जाओगे? आप तो उधार, फोन पे बात हो गई है, आप आ जाए फर्नीचर ले जाए। अब आप जाकर एक और फर्नीचर लेकर आ गए, तो क्या आपके ऑफिस में एक और एसिड बढ़ गया? क्या नाम है उसका? फर्नीचर। फर्नीचर की निस्बत क्या है?
एसेट एसेट बढ़ता है तो मैंने एक और एसेट डेबिट कर दिया कितने से? क्या मैं उसको कैश देकर आया हूं? क्या मैं कैश को क्रेडिट कर सकता हूं? अब यहाँ पे आप सोचेंगे सर ये तो सिंगल एंट्री हो गया। सिंगल एंट्री नहीं है। ऑन दी अदर हैंड आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। आपने ज़कात खैरात में तो नहीं लिया ना भाई, आपने ये उधार पे लिया है। अगर वो आपको गिफ्ट देता तो भी मैं रिकॉर्ड कर देता, फर्नीचर डेबिट गिफ्ट इनकम क्रेडिट, इनकम बढ़ जाती, इनकम बढ़ती है क्रेडिट। तो मेरे भाई यहाँ पर उसने आपको ये फर्नीचर उधार पे दिया है। जब मैं उधार पे 50,000 रुपए का फर्नीचर खरीद कर लाऊंगा तो मैं दो बातें बोलूंगा, एसिड बढ़ रहा है और मेरी लायबिलिटी भी बढ़ रही है। मेरे ऊपर कर्जा हो गया, उस फर्नीचर को खरीदने से पहले मेरे ऊपर कर्जा था, अब मैं फर्नीचर लेकर आ गया तो क्या मेरा एसिड बढ़ गया? एसिड के साथ साथ लायबिलिटी भी बढ़ गई। अब आप देखें ऊपर रूल लिखा हुआ है, एसेट जब बढ़ता है एसेट इंक्रीज तो क्या होता है, लेकिन जब लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए तो अब देखो यहाँ पे इंक्रीज का मतलब डेबिट खत्म हो गया। यहाँ पे कॉन्सेप्ट, हर चीज इंक्रीज का मतलब डेबिट नहीं होता, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। अब आप देखिए खुद ही आपकी ट्रांजेक्शन बैलेंस होगी कैसे। अब आप यहाँ बोलेंगे फर्नीचर डेबिट, इसको अकाउंट पेबल भी लिख सकते हैं, बेहतर होता है इसको लिखो अदर पेबल। क्या लिखो? अकाउंट पेबल बताऊंगा कब यूज करेंगे इसको, अदर पेबल। अदर पेबल मतलब जिसको आपने देने। अच्छा अब यहाँ पे अदर पेबल क्रेडिट 50,000 रुपए। अब मैं एक चीज जो थोड़ी देर पहले लिख रहा था रेड मार्कर से वो दोबारा यहाँ पे लिखता हूं। ये तो है ए फॉर एसेट, क्या ये भी एसेट है? ये है लायबिलिटी। अब आप मुझे बताएं ये जो पेयर बना क्या ये एसेट टू एसेट बना? एसेट टू लायबिलिटी बना। इन दो ट्रांजैक्शन में दो बातें वाजे हो गई। इन दो ट्रांजैक्शन में दो बातें बड़ी क्लियर हो गई कि हर ट्रांजैक्शन में नंबर वन पेयर का सेम होना जरूरी नहीं है। पहली ट्रांजैक्शन में दोनों पेयर एसेट के आ गए थे, वो एक इत्तेफाक था। दूसरी ट्रांजैक्शन में आपने देखा एक एसेट दूसरा लायबिलिटी। एक बात तो ये वाजे हो गई। दूसरी बात ये भी जरूरी नहीं है कि एक इंपैक्ट अगर इंक्रीज वाला हो तो दूसरा इंपैक्ट डिक्रीज वाला हो। पहली ट्रांजैक्शन में तो ये हो रहा था। पहली ट्रांजैक्शन में दो बातें जो आप लोगों को शायद गलत कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाती है, वो दो बातें ये नजर आ रही थी पहली ट्रांजैक्शन में। एक तो दोनों टाइटल की निस्बत क्या थी? सेम, ये जरूरी नहीं होता। दूसरी बात एक चीज बढ़ रही थी, दूसरी चीज पहली ट्रांजैक्शन में कह रहा हूं फर्नीचर बढ़ रहा था, कैश। तो आपके जहन में यार ये तो टाइटल भी सेम होते हैं और एक बढ़ता है एक कम होता है, ये दोनों कॉन्सेप्ट दूसरी ट्रांजैक्शन में रिवर्स हो गए। दूसरी ट्रांजैक्शन में क्या दोनों के टाइटल सेम है? एक टाइटल मतलब टाइटल से मुराद नेचर सेम है? नहीं, एक टाइटल की नेचर दूसरे टाइटल की नेचर, यानी ये बात आपको क्लियर हो गई। दूसरी बात क्या यहाँ पे दोनों इनवर्स डायरेक्शन में है, मतलब एक बढ़ना दूसरा कम होना है? नहीं, यहाँ दोनों बढ़ रहे हैं, बोथ आर इंक्रीजिंग। भाई मैं फर्नीचर उधार पे लाऊंगा तो मेरे पास एसिड बढ़ गया, यस, एज वेल एज मेरी लायबिलिटी भी बढ़ गई। दोनों इंक्रीमेंटल इंपैक्ट, लेकिन दोनों इंक्रीमेंटल डेबिट पे रिकॉर्ड नहीं होंगे। एसेट बढ़ना डेबिट, लेकिन लायबिलिटी बढ़ती रूल क्या कहता है? क्रेडिट। ये रूल सिर्फ 5 रूल हैं। मैं कहता हूं आप कोई भी ट्रांजेक्शन देख लें और उसमें ये रूल फॉलो होंगे। एक मिनट
अच्छा भाई, तो बात ही हो रही थी हमारे पास के सेम नेचर का होना जरूरी नहीं है, सेम डायरेक्शन में फ्लो होना जरूरी नहीं है। सेम नेचर भी हो सकती है, जैसे हमने देखा पहली ट्रांजिशन में नेचर सेम थी, डायरेक्शन रिवर्स थी, एक बढ़ रहा था दूसरा, सेकंड ट्रांजिशन में दोनों बातें रिवर्स हो गई। नंबर 1 नेचर सेम नहीं हुई, एक की एसिड दूसरे की। नंबर 2 वहां डायरेक्शन इनवर्स थी, यहाँ डायरेक्शन सेम आ गई। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज और मिसाल देता हूँ, एक और ट्रांजेक्शन। असल में ये मैं अभी कॉन्सेप्ट दूंगा आपको, ये वाली स्क्रीन दोबारा शेयर करूंगा जिसपे कॉन्सेप्ट लिखे हुए। पहले एक थोड़ा सा ये तो बता दूं कि डेबिट क्रेडिट है क्या। अब मैं वैसे ही बातें करूं डेबिट क्रेडिट तो समझ ही नहीं आएगा। अब आपके जहन में ये दो कॉलम बैठ गए होंगे, इन दो कॉलम की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे करेंसी वैल्यू, भाई वैल्यू किसकी होती है, बाबा कॉम की तस्वीर की, पैसों की। तो पैसे कहाँ लिखे, डेबिट क्रेडिट के कॉलम में। ये तो खाली टाइटल है, डेट है, असल तो पैसों की बात होती है ना, वो वहां पे हो रही है डेबिट क्रेडिट में। तो ये जो अकाउंटिंग की ट्रांजेक्शन दो कॉलम में रिकॉर्ड होती है, कहीं पर भी अकाउंटिंग में जाओगे ना, जो भी ट्रांजेक्शन मैंने आपको कहा था, लेजर जो है ना इसका दूसरा पार्ट, एक जनरल बात बता रहा हूं आपको, लेजर ऐसे बनता है, ये देखें, ये है लेजर का कॉन्सेप्ट। ये भी आपने सिर्फ वैसे ही बता रहा हूं, नेक्स्ट इंशाल्लाह वीक में ये पढ़ाऊंगा, अभी आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी, इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे। तो मैंने कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले, इस चैप्टर में दो चीजें हैं। नंबर 1 क्या है, डबल एंट्री। नंबर 2 क्या है, अच्छा लेजर को प्यार से टी अकाउंट कहते हैं, क्योंकि टी क्या आप लोग ऐसे बनाते, ये टी ऐसे ही बनता है ना, टी फॉर तारिक। अच्छा, अब ये जो टी है इसमें भी दो साइड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है और वो राइट हैंड है, तो ये वाली साइड क्या कहलाएगी, ये वाली साइड टी अकाउंट की डेबिट साइड होती है, और ये वाली साइड टी अकाउंट की कौन सी होती है, क्रेडिट साइड। अकाउंटिंग में जहां भी आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे, लेफ्ट कॉलम लेफ्ट साइड नॉन एज डेबिट साइड, राइट कॉलम राइट साइड नॉन एज क्रेडिट साइड। अब मुझसे अगर कोई सवाल करे ना कि डेबिट क्रेडिट का क्या मतलब है, तो मैं उसको पता है आंसर कैसे दूंगा, मैं उसको ये बोलूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि अकाउंटिंग बेस्ड ऑन डबल एंट्री, अकाउंटिंग इज नॉट बेस्ड ऑन सिंगल एंट्री। In accounting, we have to record each and every transaction at least with 2 impacts. सिंगल इम्पैक्ट पे कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो ही नहीं सकती, सिंगल इम्पैक्ट पे कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो ही नहीं सकती। We need to record each and every transaction at least with 2 impact. One on the left side called debit record, another one on the right side called credit record. और यही मैंने आपसे कहा था, आप फिर आज दोबारा सर्च कर ले, जिन्होंने सर्च नहीं किया, एक ही आंसर आपको मिलेगा, लेफ्ट राइट, लेफ्ट कॉलम राइट कॉलम डेबिट कॉलम क्रेडिट कॉलम। जहां जहां पर मैं कैश बुक बनाऊंगा उसकी 2 साइडें होंगी, आप लोग पढ़कर आए कॉमर्स वाले, एक साइड को मैं बोलूंगा डेबिट साइड, दूसरी को बोलूंगा, जो लेफ्ट साइड है अकाउंटिंग में बैलेंस शीट बनाते हो 2 साइडें होती है, एक होती है डेबिट साइड, दूसरी होती है, तो अकाउंटिंग में लेफ्ट डेबिट को रिप्रेजेंट करता है, राइट क्रेडिट को। और डबल एंट्री है, सिंगल एंट्री पे चलोगे अकाउंटिंग खुद ही, थोड़े से अकाउंटेंट बनोगे ना पता चल जाएगा कि मतलब आप गलत अकाउंटिंग पढ़ना शुरू कर दोगे, सिंगल एंट्री हो ही नहीं सकती। दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी की बड़ी से बड़ी ट्रांजेक्शन ले आओ, दुनिया की छोटी से छोटी कंपनी की छोटी से छोटी ट्रांजेक्शन ले आओ, वो फिट होगी तो डबल एंट्री पे होगी, सिंगल एंट्री पे नहीं होगी। और रूल्स को आपने अगर चेंज किया ट्रांजेक्शन गलत हो जाएगी, रूल्स के मुताबिक ही रिकॉर्ड होगी। और रूल कोई 50 नहीं है, 5 रूल है यार, और वो भी 5 नहीं है, मैं कहता हूँ 2 है, क्योंकि एसिड और एक्सप्रेस का रूल कैपिटल लायबिलिटी रेवेन्यू, इन तीनों का रूल सेम है। अभी आप देखें ना ये रूल लिखे हुए मैंने यहाँ पे, देखिए एसेट और एक्सपेंस, ये दोनों जब इंक्रीज होते हैं तो क्या होते हैं, डेबिट, और ये दोनों जब डिक्रीज होते हैं तो क्या होते हैं, क्रेडिट। एसेट एंड एक्सपेंस whenever they increase always been debited, whenever they decrease always been credited। ठीक है, तो एसेट और एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट, कम होते हैं तो क्रेडिट। अदर्स जो है आई मीन टू से कैपिटल लायबिलिटी एंड रेवेन्यू, whenever they increase always be credited and whenever they decrease always be। इस नेचर के टाइटल कैपिटल लायबिलिटी रेवेन्यू बढ़ेंगे तो क्रेडिट, कम होंगे तो डेबिट। एसेट और एक्सपेंस नेचर के टाइटल
बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो, ये रूल क्लियर है सबको? इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए ये दो ट्रांजेक्शन आपकी खिदमत में पेश की। एसेट फर्नीचर खरीदा कैश पे, फर्नीचर खरीदा क्रेडिट पे। एक ट्रांजेक्शन और आपके सामने रखना चाहता हूं और वो ट्रांजेक्शन ये है कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये फर्नीचर जो हमने लिया था 3 तारीख को, कैश पे लिया था या क्रेडिट? अच्छा, ये जो मैं कह रहा हूँ ना क्रेडिट पे, ये क्रेडिट अलग है, इस क्रेडिट उधार को बोलते हैं। भाई मैं बार बार कहता हूँ समझाने के लिए, फिर ताकि बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक ही वर्ड के मल्टीपल सेंस होते हैं, ये आप सबको पता है, ठीक है ना? कल मैं कह रहा था स्टॉक इन्वेंट्री के लिए यूज कर रहा था, एक आपको पता है स्टॉक एक्सचेंज वो शेयर्स के लिए यूज किया जाता है। फिर मैं अक्सर कहता हूँ इंटरेस्ट, सूद, इंटरेस्ट, दिलचस्पी। तो इसी तरह यहाँ पर जिस तरह मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ, एक वर्ड हम ये भी कहते हैं, ऑल क्रेडिट गोज टू ऑलमाइटी अल्लाह, ऑल क्रेडिट गोज टू माय पेरेंट। अब ये क्रेडिट कुछ और है, ये डेबिट क्रेडिट वाला क्रेडिट कुछ और है, और एक होता है ऑन क्रेडिट यानी उधार। ये जो दो ट्रांजेक्शन है ना, इसकी अगर मैं डिस्क्रिप्शन आपको बताऊं ना, पहली ट्रांजेक्शन की डिस्क्रिप्शन होती है परचेज फर्नीचर ऑन कैश, फर्नीचर खरीदा कैश पर। दूसरी ट्रांजेक्शन की डिस्क्रिप्शन है परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, यानी किस पे खरीदा? उधार पे। अच्छा, क्या ये हार्ड एंड फास्ट रूल होता है कि ये 50,000 रुपए वन शॉट पे करने? आप इसको पार्शियली भी पे कर सकते हो और वन शॉट भी पे कर सकते हो। सपोज करें इससे आपकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई, इसने बोला यार आप हर हफ्ते 10,000 रुपए दे दिया करो, मसला नहीं है। एक हफ्ता आपका हो गया 10 तारीख को, 3 तारीख को लिया, 10 तारीख को एक हफ्ता हो गया, तो 10 तारीख को आपने उसको 10,000 रुपए देने, आपने जेब में रखे 10,000 रुपए, आप उसके पास चले गए, ऑफिस से निकाले 10,000 रुपए, ऑफिस में कैश बढ़ गया या कम हो गया? एसेट कम हो गया, क्रेडिट होगा। जब आप उसको 10,000 रुपए देकर आ जाओगे तो क्या अब भी आपकी लायबिलिटी 50,000? अब लायबिलिटी कितनी रह गई? 40। तो लायबिलिटी बढ़ गई या कम हो गई? अच्छा, जो लायबिलिटी कम होती है वो डेबिट होती है, ऊपर लिखा हुआ भी है लायबिलिटी डिक्रीज तो डेबिट, लायबिलिटी डिक्रीज तो डेबिट। अब यहां पे हमारे पास सितंबर की जो 10 तारीख की ट्रांजैक्शन है वो कुछ मैं इस तरीके से रिकॉर्ड करूंगा, सितंबर 10, 2021, अदर पेबल डेबिट। लायबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट, और ये यहां पे क्रेडिट हो जाएगा क्या? कैश। हाउ मच इज दैट? अच्छा, अब अगर मैं समझाने के लिए जो आपको बार बार यहाँ पे लिख रहा हूं कि इन टाइटल की नेचर क्या है, तो यहाँ पे देखिए अदर पेबल की नेचर और कैश की नेचर एसेट। अब अगर आप गौर से इन तीनों ट्रांजैक्शन का जायजा लें तो एक बात आपको वाजे हो जाएगी कि सर इन तीनों ट्रांजैक्शन में बड़ी अजीब और गरीब चीजें हैं। नंबर 1, पहली ट्रांजैक्शन में एक बढ़ रहा है, दूसरा कम हो रहा है, फर्नीचर बढ़ रहा है और कैश। दूसरी ट्रांजैक्शन में सर दोनों चीजें बढ़ रही हैं, फर्नीचर यानी एसेट भी बढ़ रहा है, अदर पेबल यानी लायबिलिटी भी। लेकिन सर तीसरी ट्रांजैक्शन में दोनों ही कम हो रहे हैं। जब मैंने पैसे लिए तो कैश कम हो गया और मेरी लायबिलिटी भी, और रूल खुद ही कहता है लायबिलिटी कम होगी डेबिट, एसेट कम होगा क्रेडिट, खुद ही ट्रांजैक्शन बैलेंस आएगी। अगर आपने रूल को चेंज कर दिया ना, आप ये समझ रहे हो कि यार जो कम हो रहा है वो क्रेडिट, तो फिर तो आप दोनों ही क्रेडिट कर देते, अकाउंट पेबल को भी क्रेडिट कर देते, अदर पेबल को और कैश को भी, दोनों क्रेडिट पे चले जाते, डेबिट पे कुछ नहीं होता, अकाउंटिंग ही गलत हो जाती, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट ही हिल जाते। तो याद रखें, इफ देयर इज अ डेबिट देयर मस्ट बी अ क्रेडिट विद द सेम अमाउंट। ये मैंने पहली ट्रांजेक्शन में 50,000 रुपए सर्कल करके दिखाए। अब आप देखिए तीनों ट्रांजेक्शन में जितना डेबिट कर रहा हूं उतना ही क्रेडिट, दे शुड बी इक्वल। हाँ, ये हो सकता है, ये आगे जाके बताऊंगा कि एक ही ट्रांजेक्शन में डेबिट के 3 टाइटल आ जाए, क्रेडिट का 1 टाइटल हो। लेकिन फिर आप बोलोगे सर वो तो अमाउंट अलग अलग, अमाउंट सेम होगी। जैसे आपकी जेब में 1 लाख रुपए हैं कैश, आप गए मार्केट, 50,000 का लैपटॉप लिया,
30,000 का फर्नीचर लिया, 20,000 का मोबाइल फोन लिया, 1 लाख रुपए कैश से कितने एसिड खरीद के लिए? अब आप वो तीनों एसिड को डेबिट करोगे। फर्नीचर डेबिट 30,000 रुपए, कंप्यूटर डेबिट 50,000 रुपए, मोबाइल फोन डेबिट, तीनों एसिड 1 बाय 1 डेबिट लाइन से। तो डेबिट 3 लाइनों में रिकॉर्ड होगा, लेकिन उन तीनों का टोटल कितना आ रहा होगा? कैश क्रेडिट 1 लाख रुपए। 3 डेबिट 1 क्रेडिट के बराबर होंगे। अगर डेबिट में 1 लाख है तो क्रेडिट में भी, हाँ, मतलब टाइटल आपके एक से ज्यादा डेबिट पे भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा क्रेडिट पे भी हो सकते हैं, और नॉट नेसेसरी के दोनों में सेम हो, जैसे 1 और 1 है, 2 1 भी हो सकते हैं, 4 1 भी हो सकते हैं, 4 3 भी हो सकते हैं। बट अगर 4 3 भी है, मतलब डेबिट पे कितने टाइटल है? 4, क्रेडिट पे कितने हैं? 3, उनका टोटल शुड बी सेम, क्योंकि बेस डबल एंट्री है, डेबिट क्रेडिट शुड बी इक्वल। तो ये बेसिकली 5 रूल है, बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आपको टाइटल और नेचर की पहचान है, रूल शुरू में आपको प्रॉब्लम करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा, नॉन कॉमर्स, लेकिन सिर्फ आपने 1 हफ्ते का टाइम देना है इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक में आज और कल की जो क्लास होगी ना इंशाल्लाह, खासतौर पे कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि कल मैं इसका एक प्रॉपर क्वेश्चन करवाऊंगा। आज भी अभी डिस्कशन करने जा रहा हूं, तो मैं एक फेवर ये भी दूंगा, क्योंकि आज थोड़ी सी स्ट्रेंथ कम है, और उसमें एक रीजन है। स्पेशली गर्ल्स ने रिक्वेस्ट भी की थी कि सर क्लास कैंसिल करें, लेकिन मैंने, चूंकि बॉयज के ग्रुप में ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं आई थी, दूसरा ये कि फिर अदर क्लासेस भी डिस्टर्ब होती मेरी वजह से, और तीसरा ये कि मौसम मेरे ख्याल इतना मौसम नहीं था, आज थोड़ा बेहतर हो गया है, तो मैंने ये सुबह डिसाइड किया कि क्लास कंटिन्यू की जाए। तो इसलिए मैं एक फेवर ये दे दूंगा, रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग अभी थोड़ी देर में ही इंशाल्लाह ग्रुप पे शेयर कर दूंगा क्लास के बाद, ताकि आप लोग भी दोबारा सुन के आ जाएं, और जो एब्सेंट हैं उनको भी मैं एक मैसेज भी कर दूंगा कि लाजमी ये रिकॉर्डिंग सुनकर आए, ताकि कल उनको प्रॉब्लम ना हो। दूसरी बात, देखिए जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं ना, शुरू में प्रॉब्लम होती है। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर ड्राइविंग सीखनी है, चाहे मोटरसाइकिल की हो चाहे गाड़ी की हो, इनिशियली आप बार बार सोचते हैं यार कौन से गियर में चलानी है, गलती से एकदम जो है ना छोड़ देते हैं, एकदम गाड़ी या बाइक जो है ना थोड़ी सी आगे निकल जाती है या टायर ऊपर हो जाता है। तो बात यह है कि शुरू में आपको याद नहीं रहता कौन से गियर में, तो आप कंफ्यूज रहते हैं यार कौन से गियर में चला रहा हूँ, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि उस वक्त आप बहुत ज्यादा सोचते। लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, उसके बाद आप घर से निकलते हैं कभी नहीं सोचते, बस आपने किक मारी या गाड़ी स्टार्ट की और आप चल रहे हैं रूट पे, जिस रूट पे होते हैं, अगर बारिश का पानी है तो उसके मुताबिक आप चला रहे होते हैं, अगर आप बहुत फास्ट ट्रैक पे हैं, हाईवे पे हैं या ऐसे रूट पे, तो उसके हिसाब से चला रहे होते हैं। इवन आपको खुद नहीं पता होता आप कौन से गियर में चला रहे हैं, ये सेंस खुद ही काम कर रहे होते हैं, आपके पाँव जो है ना खुद ही काम कर रहे होते हैं। आप तो सिर्फ ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन आप मोबाइल फोन पे बात भी कर रहे हैं, दोस्तों से बात भी कर रहे हैं। तो उसमें बात ये कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, और अकाउंटिंग में भी यही है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह उतनी परफेक्शन आएगी। मैं प्रैक्टिस आपको स्टेप भी दूंगा, बताऊंगा कहाँ से करनी है। तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम, अभी कॉमर्स वाले जितने ही बैठे हुए ना, ये 3 ट्रांजेक्शन लिखी है मैंने, मुझे पता है कि ये तो बहुत बेसिक है इनके लिए। मैं सिर्फ इतना बोलता ना कि परचेज फर्नीचर ऑन कैश, ये फॉरन बोलते हैं फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट, ये सोचते भी नहीं। नॉन कॉमर्स वाला तो बहुत सोचेगा ये फर्नीचर क्यों डेबिट हो रहा है, अच्छा सर बोल रहे हैं ये एसेट है, ये एसेट क्या होता है, अच्छा ये सर ने बोला डेबिट बढ़ता है। तो अभी आप सोचोगे, क्योंकि अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है। शुरू में आप बहुत सोचोगे, लेकिन 1 हफ्ते में इंशाल्लाह अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आप खुद डायरेक्ट, मतलब आप कुछ भी नहीं, मतलब ये सोचना तो बहुत दूर होता है। ये जो हम कहते हैं ना यार ये ऐसे, ये 5 जिस तरह मैं कह रहा हूँ ना, आप जब ड्राइव आपकी स्ट्रांग हो जाती है, आप कुछ भी नहीं सोचते, किक मारते हो बस, बाइक स्टार्ट करते हो और आप चला रहे हैं, कुछ नहीं सोचते कौन से गियर में, जिस रूट पे होते हो खुद ब खुद ही आपको पता ही नहीं उस रूट पे आपका जो है ना वो सेंस काम कर रहे होते हैं और आप उसके अकॉर्डिंगली ड्राइव कर रहे होते हैं। तो इसी तरह जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, ये बहुत मतलब पीछे रह जाता है सोचना। आपके सामने ट्रांजेक्शन आएगी, पेड सैलरी, आप बोलेंगे सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, आप ये नहीं सोचेंगे सैलरी एक्सपेंस क्यों डेबिट हो रहा है, कैश क्यों क्रेडिट हो रहा है, पेड रेंट, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, क्योंकि आपको वो लॉजिक क्लियर हो जाएगी। तो
शुरू में ये बात मैं बार बार कहता हूँ, कुछ बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है ना। देखिए अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, अभी तो हमने 3-4 क्लासें ली है, ठीक है ना। लास्ट वीक में 2 क्लासें, आज हमारी सेकंड क्लास, पहली क्लास को मैं काउंट नहीं करता हूँ, ठीक है ना। तो आज हमारी चौथी, इफेक्टिवली चौथी क्लास है, वैसे 5वीं क्लास है, लेकिन हमने बिल्कुल अभी कोशिश की है इन क्लासेस में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा कवर किया है। बेसिक कॉन्सेप्ट, एलिमेंट्स, डेबिट क्रेडिट टूल, डेफिनेशंस, टाइटल ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट्स। तो आप लोगों ने इन चीजों को प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह उतनी परफेक्शन आएगी। तो ये रूल सबको क्लियर है? एनी ऑब्जेक्शन? रूल्स के साथ ये जो मैंने 3 ट्रांजैक्शन सिर्फ समझाने के लिए ऐसे ही डमी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए, इज दैट क्लियर? और तीनों को मैंने जानबूझ के चेंज किया, एक में एक इंक्रीमेंटल इंपैक्ट, दूसरा डिक्रीजिंग इंपैक्ट। पहली ट्रांजैक्शन में फर्नीचर का बढ़ना, कैश का कम होना, दोनों की निस्बत सेम रख दी। दूसरी ट्रांजैक्शन और तीसरी ट्रांजैक्शन में निस्बतें चेंज की, डायरेक्शन रिवर्स की। एक मर्तबा नहीं, डायरेक्शन सेम कर दी, एक मर्तबा दोनों को बढ़ा दिया और एक मर्तबा दोनों को, यानी आपको सारी चीजें वाजे हो जाए कि दोनों टाइटल इंक्रीमेंटल भी हो सकते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन देख लें, दोनों टाइटल डिक्रीजिंग भी हो सकते हैं। थर्ड में दोनों कम हो रहे हैं, एसेट भी कम हो रहा है, लायबिलिटी भी कम हो रही है, और एक इंक्रीमेंटल और एक डिक्रीजिंग भी हो सकता है। इसी तरह दोनों की नेचर सेम भी हो सकती है, दोनों की नेचर अलग भी हो सकती है। अब एक और अहम बात जो यहाँ पे आपसे करनी है, वो ये जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है हमारे पास, चैप्टर नंबर 6 डबल एंट्री एंड लेजर अकाउंटिंग। अच्छा, इसमें हमारे पास जो कॉन्सेप्ट ऑफ डबल एंट्री है, इसमें ये थ्योरी मैंने यहाँ पे कहीं से कॉपी करके पेस्ट की है किसी वेबसाइट से। एवरी ट्रांजेक्शन हैज एटलीस्ट 2 इफेक्ट्स। हर ट्रांजेक्शन के कम से कम, ये एटलीस्ट क्यों लिखा हुआ है? अभी मैंने कहा 1 लाख रुपए थे, 3 एसेट खरीद के लेकर आ गया, अब उस पर 4 इंपैक्ट आ गए, मोबाइल फोन, फर्नीचर, कंप्यूटर, कैश। लेकिन डेबिट क्रेडिट फिर भी क्या हुआ? बराबर। एवरी ट्रांजेक्शन हैज एटलीस्ट 2 इफेक्ट्स। फॉर एग्जांपल, इफ समवन ट्रांजैक्ट a purchase of a product from a local store, he pays cash to the shopkeeper. आप लोकल स्टोर पे जाते हैं, आपको कोल्ड ड्रिंक परचेज करनी है, आपने उस लोकल शॉपकीपर को कैश दिया, ठीक है, he pays cash to the shopkeeper and in return he gets product, आपको बोतल मिल गई। This simple transaction has 2 effects from the perspective of both the buyer as well as the seller. Buyer's cash balance would decrease by the amount of cash, by the amount of cost of purchase, while on the other hand he will acquire a product. Buyer का कैश कम हो जाएगा, एसेट बढ़ जाएगा। अगर हम इसके रिवर्स पे जाके देखें, सेलर विल बी एबल 1 प्रोडक्ट शॉर्ट, उसकी दुकान से 1 प्रोडक्ट कम हो गई, ऑल्दो हिज कैश बैलेंस वुड इंक्रीज बाय द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आपके ज़हन में फिर एक बात आ सकती है, सर वो तो मेरा दुकानदार जो मोहल्ले वाला जानने वाला था, मेरे पास तो पैसे नहीं थे, उसने तो मुझे उधार दे दिया, अब तो सर देखिए आप फंस गए, उसकी खाली 1 प्रोडक्ट कम हो रही है, मेरे पास प्रोडक्ट बढ़ गई, ना तो मेरा कैश कम हुआ ना तो उसका कैश बढ़ा, तो सर ये तो सिंगल एंट्री हो गया। नहीं, उस एंड पे उसका रिसीवेबल बढ़ गया, आपका पेबल बढ़ गया, उसको वो पैसा आपसे रिसीव करना है, आपको वो पैसा उसको। अब तीसरी बात, सर वो तो दुकानदार मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, उसने तो मुझे कहा कि पैसे नहीं दो यार, मसला ही नहीं है, तो अब भी ये रिकॉर्ड होगा, आपकी इनकम है, उसका एक्सपेंस है, उसने आपको ये समझ लो मार्केटिंग की है, मार्केटिंग एक्सपेंस डेबिट, प्रोडक्ट क्रेडिट, आप बोलेंगे प्रोडक्ट डेबिट, अदर इनकम क्रेडिट, इनकम बढ़ती है, क्रेडिट एक्सपेंस बढ़ता है, मतलब फिर भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ना हो, राइट? हर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जा सकती है, ठीक है। ट्रेडिशनली द 2 इफेक्ट ऑफ एन अकाउंटिंग एंट्री आर नॉन एज डेबिट डीआर, क्रेडिट सीआर। अच्छा, ये डीआर क्यों बोलते हैं? दिस इज नॉट डॉक्टर, डेबिट रिकॉर्ड। डीआर का मतलब डेबिट रिकॉर्ड, सीआर का मतलब क्रेडिट रिकॉर्ड। अकाउंटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट फॉर एवरी डेबिट एंट्री, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, ये बहुत अहम जुमला है, ऑन द प्रिंसिपल दैट
फॉर एवरी डेबिट एंट्री देयर विल ऑलवेज be an equal credit entry. If there is a debit of rupees 10,000, so there must be a credit of rupees. अगर 10,000 डेबिट करके 9,000 क्रेडिट कर दिया गलत हो जाएगा, 9,000 क्रेडिट करके 8,000 डेबिट कर दिया गलत हो जाएगा. डेबिट एंड क्रेडिट शुड ऑलवेज बी इक्वल. दिस इज नॉन एज डुअलिटी प्रिंसिपल. डबल एंट्री, डेबिट क्रेडिट तो डबल एंट्री है. अब ये रूल्स यहां पर भी लिखे हुए, ये मैं अभी थोड़ी देर पहले भी आपको कह रहा था, ये मैंने किसी वेबसाइट से अच्छा लगा मुझे कॉन्सेप्ट डबल एंट्री का, हैंडआउट पे मैंने कॉपी कर दिया. तो ये रूल्स उन्होंने भी लिखे हुए हैं, ये वही रूल्स है, थोड़ा सा चेंज करके लिखा है. इन्होंने डेबिट वाले रूल एक तरफ लिख दिए, क्रेडिट वाले. भाई देखें, एसेट और एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, देखें इंक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन एक्सपेंस. बाकी वो तीनों बढ़ेंगे तो डेबिट या कम होंगे? कम होंगे. भाई मेरे डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन इक्विटी. इक्विटी किसको बोलते हैं? कैपिटल. ये बात तो पता है ना, कैपिटल को बोलते हैं. इनकम किसको बोलते हैं? रेवेन्यू को. ये बातें सारी मैंने बताई हैं. और अच्छा, अब ये कह रहे हैं क्रेडिट वाले क्या होते हैं? एसेट और एक्सपेंस का कम होना क्रेडिट, उन तीनों का बढ़ना क्रेडिट. किन तीनों का? लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू. देखिए मैंने ऐसे ही लिखा था, ये रूल्स आप देखें. ये डेबिट कब हो रहे, सॉरी जब इंक्रीज हो रहे तो क्रेडिट, और डिक्रीज हो रहे तो, ठीक है भाई, यही बात यहां पे लिखी गई. आगे आ जाए. फिर यहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जांपल दिए ताकि आपका थोड़ा सा माइंड और फ्रेश हो जाए. फॉर एग्जांपल, if a company borrow 10,000 US dollar from its bank. आप बैंक गए, बैंक वाले आपके बहुत अच्छे जानने वाले हैं, आपने उनसे ज्यादा नहीं, सिर्फ 10,000 US डॉलर का लोन चाहिए था, ठीक है, उन्होंने आपको दे दिया. क्या आपको पैसा मिल गया? तो आपके पास क्या आ गया? उसको टाइटल क्या है? एसेट तो नेचर है, टाइटल कैश. कैश आपके पास आ रहा है या जा रहा है? मतलब बढ़ रहा है. एसेट बढ़ता है तो डेबिट. ऑन दी अदर हैंड वो उन्होंने आपको लोन दिया है तो आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, लोन पेएबल. क्या टाइटल होगा? लायबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट. अब पढ़े, सब कुछ लिखा हुआ है आगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी बोरोस 10,000 US डॉलर फ्रॉम इट्स बैंक, द कंपनीज एसेट अकाउंट दैट इज कैश is increased with a debit entry of 10,000. आप कैश को डेबिट करोगे 10,000 से. and the company's liability account loans payable is increased with a credit entry of 10,000. वन हैंड आपका एसेट यानी कैश बढ़ रहा है, ऑन दी अदर हैंड आपकी लायबिलिटी यानी लोन पेएबल बढ़ रहा है. बोथ आर इंक्रीजिंग, लेकिन एक की निस्बत एसेट है, दूसरे की निस्बत एसेट. बढ़ता है तो डेबिट, लेकिन लायबिलिटी बढ़ती है तो, मतलब ये नहीं हो सकता कि दोनों डेबिट पे चले जाए खुद ही, हो ही नहीं सकता. ऐसी एंट्री बनी नहीं है आज तक दुनिया में, ना हो सकती है. ये वो रूल है जिनको आप चैलेंज नहीं कर सकते, मतलब इतने फिक्स रूल्स हैं. हालांकि 5 रूल हैं, लेकिन ये दुनिया भर की अकाउंटिंग में आप बड़े से बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, क्वालिफाइड कोई कैपिटल स्टॉक मार्केट के बहुत बड़े कैपिटलिस्ट बन जाए, इन रूल्स को आप चैलेंज नहीं कर सकते, इनको आप चेंज नहीं कर सकते. आगे फरमाते हैं वही जो बात थोड़ी देर पहले मैंने भी की थी, लायबिलिटी बढ़ा के बाद में लायबिलिटी को मैंने 50,000 का फर्नीचर लेके बाद में कितने पैसे दे दिए? अब ये कह रहे हैं आप 3,000 रुपए वापस कर रहे हैं. इफ द कंपनी रीपे 3,000, द कंपनी विल डिक्रीज द अमाउंट इन इट्स कैश अकाउंट. आपका कैश कम हो जाएगा. कैश की नेचर एसेट, एसेट कम होता है तो क्रेडिट. ऑन दी अदर हैंड आपकी लायबिलिटी भी कम हो जाएगी, और लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट. क्या आगे लिखा हुआ भी है, द कंपनी विल डिक्रीज द अमाउंट इन इट्स कैश अकाउंट with a credit entry of rupees 3,000 US dollar and will reduce the balance in its loan payable account with a debit entry of 3,000 US dollar. Is that clear? एक और एग्जांपल नीचे, when the company pays its monthly rent, rent आपके लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट,
और जब पे करोगे तो बाबा कौम की तस्वीरें आपके पास से जाएंगी, तो कैश आएगा या कैश जाएगा, एसेट बढ़ेगा या कम होगा, एक्सपेंस बढ़ जाएगा, एसेट कम हो जाएगा। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट और एसेट कम होता है तो a credit entry of $2,000 will be made in its cash account and $2,000 debit entry will be made in its rent expense account। इसी तरह कह रहे 500 रुपए आपको किसी से लेने थे, वो आपका रिसीवेबल था। अगर मुझे किसी से 500 रुपए लेने तो मेरा रिसीवेबल है। रिसीवेबल की नेचर क्या है, एसेट। कल बताया था ना, अकाउंट रिसीवेबल, डेटर, एसेट। अब उसने मुझे 500 रुपए दे दिए तो मेरे पास कैश आ गया, एसेट बढ़ गया, रिसीवेबल बढ़ गया या कम हो गया, रिसीवेबल भी बढ़ गया। भाई मुझे उधार दे दो पैसे, फिर मैं, ऐसा नहीं होता। आपने पैसे कलेक्ट कर लिए तो रिसीवेबल, भाई मेमन भाई से मुझे 10,000 रुपए लेने थे, इन्होंने 1,000 रुपए दे दिए, तो अब मुझे बताएं अब क्या 11,000 रुपए का रिसीवेबल हो गया, 9,000 ना। मैंने आपसे अगर 10,000 रुपए लेने थे, उसमें से आपने मुझे 1,000 रुपए दे दिए, तो अब मेरा रिसीवेबल 9,000 है। बढ़ गया या कम हो गया, लेकिन कैश बढ़ गया मेरे पास। एक एसेट बढ़ गया, दूसरा एसेट, कौन सा एसेट बढ़ गया, कैश। कौन सा एसेट कम हो गया, आगे ये लिखा हुआ पढ़े। इफ अ कंपनी कलेक्ट्स 500 फ्रॉम अ कस्टमर हु हैड प्रीवियसली परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, जो आपसे वंस अपॉन अ टाइम गुड्स खरीद कर गया था उधार पे, नाउ ही इज गोइंग टू पे, वो आपको पे करने जा रहा है। द कंपनी विल मेक अ डेबिट एंट्री $500 इन इट्स कैश अकाउंट। $500 कैश को क्या कर दोगे, डेबिट, and will make a credit entry of $500 in its asset account, that is accounts receivable। एक एसेट बढ़ रहा है और दूसरा एसेट, कौन सा एसेट बढ़ रहा है और कौन सा एसेट कम हो रहा है, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल, दोनों की निस्बत सेम आ गई, दोनों की निस्बत एसेट, लेकिन एक बढ़ रहा है और दूसरा, इससे ऊपर रेंट वाली में दोनों की निस्बतें सेम, अलग अलग थी। एक था एक्सपेंस, दूसरा था एसेट। जब रेंट पे किया था तो रेंट की नेचर क्या थी, एक्सपेंस, लेकिन पे करने के लिए बाबा कौन की तस्वीरें दी थी, कैश, एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। एक की निस्बत एक्सपेंस, दूसरे की निस्बत एसेट, दोनों एक बढ़ रहा था और एक कम हो रहा था। तो भाई देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि दोनों की निस्बतें सेम हो, दोनों की निस्बतें अलग भी हो सकती है। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि दोनों सेम डायरेक्शन में हो, दोनों इनवर्स डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में भी, दोनों इंक्रीमेंटल इंपैक्ट भी हो सकते, दोनों डिक्रीजिंग इंपैक्ट भी हो सकते हैं, और दोनों इनवर्स इंपैक्ट भी। वो तीनों एग्जांपल मैंने आपको अभी नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करके दिखाई है। ये इज दैट क्लियर जी? एनी क्वेश्चन, कोई सवाल किसी का जी? अच्छा, अब मैं देखिए एक चीज आपसे और शेयर करता हूं कि ये मेरे पास जो हैंडआउट है चैप्टर नंबर 3 का, ये जो मैंने आपको कल शाम को ग्रुप पे ये फाइल मैंने फॉरवर्ड की थी, कॉन्सेप्ट ऑफ डबल एंट्री की, ये आपका चैप्टर नंबर 6 है, डबल एंट्री एंड लेजर अकाउंटिंग। और इसमें हमारे पास पहले पेज पे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, सेकंड पेज पे आप देखें क्वेश्चन नंबर 1, प्रीपेयर द डबल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। अब ये आपके सामने एक बिजनेस सेटअप, पूरा एक सेटअप मौजूद है। मिस्टर सलमान स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹8 लाख। सलमान ने अपने कारोबार को शुरू किया 8 लाख रुपए की कैश इन्वेस्टमेंट से, मार्च की पहली तारीख 2017। फिर उसके बाद सलमान ने अगले दिन बैंक अकाउंट खोला 2 लाख रुपए से। फिर अगले दिन सलमान ने 2 तारीख को रेंट पे किया, शॉप का एडवांस रेंट। फिर सलमान गुड्स खरीद के लाया कैश पे। फिर इसके ताल्लुकात हो गए, तो बाद में गुड्स किस पे खरीद के लाया, ऑन क्रेडिट, उधार पे। उसके बाद कुछ माल खराब मिल गया था, तो वह माल उसको क्या कर दिया उसने, ड्यू टू सम क्वालिटी डिफेक्ट गुड्स 20,000 रिटर्न टू मुस्लिम। इससे पहले 5 तारीख को क्या लिखा हुआ है, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर मुस्लिम ऑन क्रेडिट। मिस्टर मुस्लिम से आपने कितने की गुड्स ली उधार पे,
उसमें से कितनी की गुड्स डिफेक्टिव निकल गई, वो आप वापस करके आ गए, लायबिलिटी कम हो जाएगी, उधार पे लेकर आए थे, अब लायबिलिटी 1 लाख की रह जाएगी। तो उसके बाद आपने 30,000 रुपए मुस्लिम को चेक के थ्रू दे दिए, चेक बुक आ गई, लग रहा 1 हफ्ते में आपकी 2 तारीख को बैंक अकाउंट खुलवाया था, चेक बुक आ गई, आप चेक के थ्रू पेमेंट कर रही है। फिर आपने गुड्स बेचना शुरू कर दी। अब आप देखिए ना, बिजनेस ऐसे ही होता है, बिजनेस स्टार्ट हुआ, बैंक अकाउंट खोल दिया, रेंट पे कर दिया, गुड्स खरीद के लिया, जो दिखता है वो बिकता है ना भाई, आपने माल डिस्प्ले किया, फिर आप कस्टमर भी आना शुरू हो गए 10 तारीख से, बल्कि 8 तारीख से। पहले कैश पे कितने का माल बेचा, फिर 10 तारीख को उधार पे कितने का असलम भाई को माल दिया, उसके बाद असलम भाई ने कहा कि भाई ये 5,000 का माल डिफेक्टिव है, वापस ले लो, रिसीव डिफेक्टिव गुड्स फ्रॉम मिस्टर असलम। फिर उसके बाद हमने फर्नीचर भी खरीदा, दुकान थोड़ी सी और अच्छी लगे। उसके बाद हमने असलम भाई ने हमें कितने 1,000 रुपए दे दिए, 25,000 रुपए, रिसीव कैश 25,000 फ्रॉम असलम। फिर ये पेड थ्रू अ चेक, क्या मिस्टेक है, सही है ना। अच्छा, उसके बाद 15,000 रुपए एडवर्टाइजमेंट के पे किए, 30,000 रुपए अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाल लिए। फिर एक और फर्नीचर लेकर आ गए उधार पे डिलक्स फर्नीचर वालों से। ये असल में सिर्फ अभी डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट 10:15 के करीब का टाइम हो गया है, अटेंडेंस भी कॉल करनी है, और चूंकि अभी मैं इतना टाइम नहीं है कि इस क्वेश्चन को स्टार्ट करूं, टेम्पो नहीं बनेगा। और ये सवाल आपको सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि देखिए इसमें बड़ी वैरायटी ऑफ ट्रांजेक्शन है, इसमें प्लीज अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। अब यहाँ देखिए, जैसे मैं जनरली कह रहा था, एक और फर्नीचर लिया, उसके बाद आपने चेक भी रिसीव किया असलम भाई से, फिर आपने कुछ पर्सनल यूज के लिए गुड्स घर पे ले गए, कुछ कैश घर पे ले गए, फिर आपने मुस्लिम को पैसे दिए, फिर आपने अपने एम्प्लॉय को 28 तारीख को सैलरी दी, इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया बैंक अकाउंट पे, वो आपने रिसीव किया, आपने बिजनेस यूज के लिए बैंक से पैसे निकाले। तो ये देखिए हमारे पास डिफरेंट ट्रांजेक्शन है, यानी कारोबार शुरू करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी, फिर बैंक अकाउंट खोलेंगे तो क्या एंट्री बनेगी, फिर अगर गुड्स कैश पे लेकर आएंगे तो क्या रिकॉर्ड होगा, गुड्स उधार पे लेकर आएंगे तो क्या एंट्री बनेगी, उसके बाद जब हम पेमेंट करेंगे, माल वापस करेंगे डिफेक्टिव माल, कस्टमर हमें वापस करने आएगा डिफेक्टिव गुड्स, हम एडवर्टाइजमेंट के अमाउंट पे करें, सैलरी पे करें, इंश्योरेंस पे करें, अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से चीजें निकालें। तो ये सारी ट्रांजेक्शन इंशाल्लाह, ये क्वेश्चन, क्योंकि कल की क्लास डेफिनेटली हमारे पास तकरीबन 2 घंटे, अगर हम ठीक है उसमें अगर हम 15-20 मिनट मैनेज भी करें तो 1.5-2 घंटे की क्लास इनफ होती है। उसमें इंशाल्लाह ये सवाल बड़ी आसानी से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ना हैंड आउट के, ये सारे मैं होमवर्क दे देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5, ये बड़े सिंपल सवाल है। अगर आपको ये पहला सवाल क्लियर हो जाता है तो फिर आखिर के ये 4 सवाल में रेयर केस में प्रॉब्लम होती है, 1-2 ट्रांजेक्शन मसला करती हैं, वो आप हाईलाइट करके नेक्स्ट वीक जब आएंगे तो इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो पहली बात तो ये है, कल की क्लास सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिनको थोड़ी प्रॉब्लम अगर आज है तो ये रिकॉर्डिंग जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि आज मैंने सेकंड क्लास अभी रखी नहीं है, तो मैं थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, मैं इसको इंशाल्लाह कन्वर्ट करके ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको जरूर सुनकर आइएगा इंशाल्लाह, ताकि कल आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। और कल के बाद चूंकि वीकेंड होता है, होमवर्क भी दूंगा इंशाल्लाह, ताकि नेक्स्ट वीक में जब आप आए तो फिर नेक्स्ट वीक में थर्सडे को इंशाल्लाह हम लेजर अकाउंटिंग पढ़ेंगे, इसी का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ेगा, लेजर। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज व नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।